Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 11 of Managerial Economics, that is inflation and deflation. The topics covered in this session are introduction, meaning and kinds of inflation and deflation. Now firstly we will discuss the introduction part. Inflation जो क्या होता है, inflation रेफर करता है उस पीरियड से जो स्टडी राइज हो जाता है जब हमारे प्राइस लेवल में, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं. जनरली कंसीडर होता है एक मॉनेटरी फिनोमेना है दैट इज कॉज्ड बाय एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, राइट. अब हमारे पास अलग अलग तरीके के इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पर इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है. तो इन्फ्लेशन किस वजह से होता है? बहुत सारे फैक्टर की वजह से होता है. जैसे हमारा इंक्रीज हो गया, हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, इनकम इंक्रीज होगी, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए, कंजम्पशन इंक्रीज होगी डिमांड साइड से अगर ये सब चीजें हैं, या शॉर्टेज होगी है सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की, वॉर होर्डिंग्स वगैरह हो गई है सप्लाई साइड से. तो इन सब वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है. सो बेसिकली जो इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का वो डिफरेंट होता है, अलग अलग डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट अलग सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी के अलग सेक्शन पे अलग उसका इफेक्ट पड़ता है. माइल्ड इन्फ्लेशन जो होता है बेनिफिशियल होता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. प्रोड्यूसर्स और बिजनेस होते हैं वो बेनिफिटेड बाय इट. लेकिन जब ये लार्जर प्रोपोर्शन में हो जाता है इट बिकम्स डेंजरस टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और ये पेनफुल होता है कंज्यूमर्स के लिए भी और लेबरर्स के लिए भी. तो एक नंबर ऑफ एंटी इन्फ्लेशन मेजर्स हम ले सकते हैं, जैसे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. तो जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप का, फर्स्ट किसने डेवलप किया? जे.एम. केनिस ने. जिसका मतलब क्या था कि एक्सेस जो है हमारा एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर का हमारे अवेलेबल आउटपुट के ऊपर एट द बेस प्राइस पे, ठीक है. तो फिलिप्स कर्व ने क्या एक्सप्लेन किया? रिलेशनशिप जो हमारा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में. स्टैगफ्लेशन क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट है जो डेवलप करता है जो डेवलप हुआ एक्सप्लेन करने के लिए सिचुएशन ऑफ स्टेगनेंट कंडीशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. जब इन्फ्लेशन आता है हमारी इकोनॉमी में तो क्या सिचुएशन होती है हमारी स्टेगनेंट कंडीशन की क्या सिचुएशन होती है, वो हमारी स्टैगफ्लेशन होता है. और डिफ्लेशन क्या होता है? अपोजिट होता है हमारे इन्फ्लेशन का. ये एसेंशियली एक पीरियड है जिसमें प्राइसेस गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं और मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है. डिफ्लेशन इज मोर डेंजरस देन इन्फ्लेशन. नाउ we'll discuss the meaning and type of inflation. Inflation basically क्या है? एक ग्लोबल फिनोमेना है. इन्फ्लेशन एक सिन है, हर गवर्नमेंट डी अनाउंस करती है इसे और एवरी गवर्नमेंट प्रैक्टिस इट. सो प्रोफेसर एमएल ने क्या किया, ये हमें बोला कि इन्फ्लेशन इज अ सिन, एवरी गवर्नमेंट डिनाउंस इट एंड एवरी गवर्नमेंट प्रैक्टिस इट. तो डेवलपमेंट इकोनॉमीज जो है वो बहुत एसोसिएटेड है हम इन्फ्लेशन से. तो एज इन डेप्थ स्टडी करें अगर इन्फ्लेशन की, वो हमारी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हम एक मैनेजर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो इन डेप्थ स्टडी हमें इन्फ्लेशन की करनी बहुत ज़रूरी है. जो टर्म इन्फ्लेशन है हम बहुत सारी सेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक जनरल एक्सेप्टेंस के लिए, यूनिवर्सली एग्रीगेबल के लिए या प्राइस डिफाइन करने के लिए. टू विच टर्म? इन्फ्लेशन. तो पॉपुलरली इन्फ्लेशन जो एसोसिएटेड है हाई प्राइसेस के साथ, जिससे कि विच कॉजेज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ मनी. तो इन्फ्लेशन को हम एक टर्म दे सकते हैं, कॉमनली अंडरस्टूड एज अ सिचुएशन ऑफ सब्सटेंशियल एंड रैपिड जनरल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस. जनरली हम किसी समझते हैं इन्फ्लेशन को एक सिचुएशन जब हमारे पास सब्सटेंशियल और रैपिड इंक्रीज हो रहा है हमारे प्राइस में, प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सिक्वेंट डिटरेशन हो रहा है हमारी मनी की वैल्यू में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इट रेफर्स टू द एवरेज राइज जो हुआ है इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, राइट. सो एज वी नो जो हमारा इन्फ्लेशन है स्टैटिस्टिकली मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स में कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है एज अ रेट परसेंट पर यूनिट ऑफ टाइम. यूजली या एक साल या एक महीना ऐसे लेके हम चलते हैं.
जो ट्रेंड है हमारा प्राइस इंडेक्सेस का रिवील करता है हमारा कोर्स ऑफ इन्फ्लेशन कितना है हमारी इकोनॉमी में। यूजुअली जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ये नंबर जो हम यूज करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ऑल्टरनेटिवली होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर हम नहीं यूज करें तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं, सीपीआई या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यूज करते हैं। ये अडॉप्ट कर सकते हैं हम अपने रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। अगर हमें मेजर करना है इन ऑर्डर टू मेजर द परसेंटेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो प्रोफेसर रोवन ने सजेस्ट किया एक फॉर्मूला, द परसेंटेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज पीटी इज चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस ऑफ t minus 1 राइट मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज इन प्राइस जो है वो हम निकाल सकते हैं pt माइनस 1, जो प्राइस ओरिजिनल प्राइस माइनस एग्जिस्टिंग प्राइस माइनस पहले वाला प्राइस जो भी चेंज हुआ उसमें प्राइस लेवल, और TOT माइनस 1 ये है पीरियड ऑफ कैलेंडर हमारे टाइम के टू विच द ऑब्जर्वेशन आर मेड। तो पहले वाले टाइम में किस टाइम पे क्या प्राइस था, उस टाइम इस एक पिछले महीने क्या था इसमें निकालो, टाइम पीरियड बता रहे हैं हमें TOT माइनस 1। तो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी जो कंसीडर करते हैं इन्फ्लेशन को एज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। नाउ वी हैव creeping inflation, we have different types of inflation with us, so depending upon कि rate of rise कितना है हमारे prices में और prevailing situation क्या है, inflation को हमने अलग अलग heads में classify कर दिया है। first जो हमारे पास creeping inflation है। creeping inflation क्या होता है, जब rise होता है हमारे prices में बड़ा ही धीरे धीरे होता है, like that of a snail or creeper, लेस देन 3% हो रहा है, उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। जब बहुत ही धीरे धीरे राइज होता है प्राइस में वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइस जो मॉडरेट लेवल पे राइज होता है, इन द रेंज ऑफ 3 to 7% जब राइज हो रहा है प्राइस। और जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वो एक सिंगल डिजिट ही है, इसको हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए कि वो कंट्रोल कर ले उसे बिफोर इट टर्न्स इनटू रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइस बड़ी रैपिडली भागते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और इसका जो रेट ऑफ स्पीड होता है वो 10 to 20% पर एनम होता है, इसको हम रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसा जो इन्फ्लेशन जो आता है हमारे पुअर और मिडिल क्लास को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। ये इट्स कंट्रोल रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी एंड फिजिकल मेजर्स, अदरवाइज इट लीड्स टू हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस राइज वेरी फास्ट, इसमें और भी तेजी से भागते हैं प्राइसेस, मोर देन 20 to 100% पर एनम और मोर, एंड बिकम एब्सोल्युटली अनकंट्रोलेबल। ऐसी सिचुएशन जो होती है ब्रिंग्स टोटल कोलैप्स कर देती है हमारे मॉनेटरी सिस्टम का, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। Then we have demand pull inflation, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सिचुएशन जहाँ पे हमारा टोटल मॉनेटरी डिमांड जो है परसिस्टेंटली एक्सीड करती है हमारे टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स से और सर्विसेज से जो करंट प्राइस पे मिल रहे हैं, ताकि जो हमारे प्राइजेस हैं वो बढ़ जाते हैं बाय द कॉन्टिन्यूअस अपवर्ड शिफ्ट टू द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, और इट राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सेसिव एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड ओवर aggregate supply of goods and services in slowly growing economy। अब सप्लाई ऑफ गुड्स या हमारे पास सर्विसेज हैं वो मैच नहीं करती हमारी राइजिंग डिमांड के साथ, भाई डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो जो प्रोडक्टिव एबिलिटी हमारी इकोनॉमी की इतनी पुअर है कि डिफिकल्ट है हम सप्लाई को इंक्रीज कर सके क्विकर रेट पे, ताकि हम जो इंक्रीज डिमांड है उसको मैच कर सके। तो जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है मनी इनकम जो है लोगों की वो बढ़ जाती है, अब एक्सेस मनी इनकम होगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, जो प्राइस जो है वो अपर डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे। तो ये बहुत एसेंशियल है कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो रिजल्ट है हमारे इंक्रीज इन मनी सप्लाई का। तो दिस लीड्स टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट, राइज इन इन्वेस्टमेंट, increase in production, increase in income factor of production, increase in demand for goods and services, and finally in the level of prices। बस जो हमारी एक्सेस सप्लाई है मनी की ये रिजल्ट करती है हमारी एस्केलेशन ऑफ प्राइजेस, जो जितनी हमारी सप्लाई एक्सेस में हो रही है उससे हमारे प्राइजेस जो है वो राइज हो जाते हैं।
अगेन जब हमारे पास एक डाइवर्जन आ जाता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का, हमारे प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स से टू ईदर कैपिटल और डिफेंस गुड्स और नॉन एसेंशियल गुड्स, जो प्राइस स्टार्ट करते हैं राइजिंग इन अ व्यू ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ कंज्यूमर गुड और एक्सेस इनकम जो आती है इन द हैंड्स ऑफ पीपल, इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में जो पॉइंट एफ है वो इंडिकेट कर रहा है हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पे जो हमारी एग्रीगेटेड डिमांड है वो इक्वल है हमारी एग्रीगेटेड सप्लाई के। ओपी जो है वो हमारा प्राइस लेवल है, ओवाई इंडिकेट कर रहा है हमें सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जब डिमांड बढ़ रही है सप्लाई कांस्टेंट है, प्राइस लेवल राइज हो रहा है फ्रॉम ओपी टू OP1 एंड OP2। देन वी हैव कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ये रेफर करते हैं सिचुएशन पे जहाँ पे प्राइसेस राइज होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है उसकी वजह से प्राइस राइज होते हैं, ये हमारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है। तो बेसिकली इस केस में जब प्राइस राइज होगा वो कहाँ से इनिशिएटेड हुआ, ग्रोथ फैक्टर कॉस्ट के इंक्रीज हो गए। इस केस में जो प्राइस राइज है उसको हम टर्म करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इस प्राइसेस आर बीइंग पुश्ड अप बाय द राइजिंग फैक्टर कॉस्ट, बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाइक डिमांड है हायर वेजेस की लेबर क्लास से, फिक्सिंग अप ऑफ हायर प्रॉफिट मार्जिन, मैन्युफैक्चर ज्यादा प्रॉफिट रख रहा है, या नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस हो गए हैं, या पुराने टैक्सेस का लेवल रेज हो गया है, या फिर प्राइस जो है डिफरेंट इनपुट के मार्केट में रॉ मटेरियल के बढ़ गए हैं, या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो बढ़ गए हैं। तो ये फैक्टर कॉज करते हैं प्राइस टू राइज इन द मार्केट। आउट ऑफ मैनी कॉजेज जो वेजेस जो राइज हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस्टिमेट किया गया और बिलीव भी किया कि जो वेजेस है वो नियरली 70% है हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो वेजेस अगर राइज होगी तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और उससे प्राइस रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इससे जो हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है दैट अकर्स ड्यू टू वेज पुश और प्रॉफिट पुश। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को इस डायग्राम के साथ। इस डायग्राम में बेसिकली जो पॉइंट एफ है वो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखा रहा है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल है एक दूसरे के। ओपी जो है वो ओरिजिनल प्राइस लेवल है, ओवाई जो है वो सप्लाई है, ए जो है वो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे जब हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट पुश फैक्टर, तो OP1 जो होता है वो नया प्राइस लेवल बन जाएगा जो हायर है हमारे ओरिजिनल प्राइस से, और OY1 जो है वो नया सप्लाई बन जाएगा एंड सो ऑन। नाउ वी हैव कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों होता है? अगर हम डिमांड साइड से देखें तो जो इंक्रीज हो रहा है हमारी एग्रीगेटिव इफेक्टिव डिमांड वो रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशन के लिए। इस केस में जो हमारी एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो एक्सीड हो रही है एग्रीगेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स से। डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड राइज इज मच फास्टर देन सप्लाई, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये क्या क्या रीजंस हैं जो हमारी इफेक्टिव डिमांड में जो इंक्रीज हो रहा है। द फर्स्ट इज जो हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, राइट। सप्लाई ऑफ मनी जो सर्कुलेशन में इंक्रीजेस ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग रीजन। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सपेंशन हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंशन इन बैंक क्रेडिट, रीपेमेंट ऑफ पास्ट डेट बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल, इंक्रीज इन लीगल टेंडर मनी एंड पब्लिक बोरोइंग। फिर सेकेंड रीजन कह सकते हैं इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग रीजंस, किस वजह से? रिडक्शन हो गया टैक्सेस के रेट में, नेशनल इनकम बढ़ गई है, टैक्स लेवल कांस्टेंट है और डिक्लाइन हो गया हमारे लेवल ऑफ सेविंग में, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो द थर्ड इज इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो हमारे प्राइवेट इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गए हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, तो इससे जो है इमरजेंस हो गई एक्सेस डिमांड की इकोनॉमी में। जब बिजनेस जो है प्रॉस्पेरस है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन जो ऑप्टिमिस्टिक है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इज मेड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कॉजिंग एन इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस। और जब इनकम जो है फैक्टर की राइज करेगी तो ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा हमारे कंज्यूमर गुड पे। इंक्रीज एक्सपोर्ट्स में अगर इंक्रीज हो रहा है
उससे क्या होगा, फॉरेन डिमांड फॉर अ कंट्री एक्सपोर्ट रिड्यूसेस द स्टॉक ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर होम कंजम्पशन के लिए हमारे पास नहीं होंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम, इससे जो हमारी कंट्री में शॉर्टेज आ जाएगी, जिससे कि प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी हमारी कंट्री में करप्शन से या टैक्स एवेजन से या ब्लैक मार्केटिंग से जो आई है, इससे इंक्रीज होगी हमारी एग्रीगेट डिमांड, पीपल स्पेंड करेंगे जैसे अनअकाउंटेड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, तो उससे अननेसेसरी डिमांड जो है गुड्स की वो क्रिएट हो जाएगी और सर्विसेज कॉजिंग इन्फ्लेशन। फिर आ सकता है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वजह से, इट मे ऑल्सो इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन मनी इनटू द कंट्री। फॉरेन मनी अगर हमारी कंट्री में ज़्यादा आ गई है तो एफडीआई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये क्रिएट होती है इंक्रीज इन डिमांड फॉर एवरीथिंग इन अ कंट्री। हाई रेट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विल लीड टू राइज इन प्राइसेस। Reduction in the rates of direct taxes would leave more cash in the hands of people, inducing them to buy more goods and services, leading to an increase in price. And the last is reduction in the level of savings that create more demand for goods and services. तो ये हमारे causes है inflation के from the demand side. तो सप्लाई साइड से क्या causes है हमारे पास inflation के? supply falls short of demand, राइट, जैसे शॉर्टेज होगी हमारे सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में शॉर्टेज हो गई है, तो जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, उससे क्या होगा, प्राइसेस राइज हो जाएंगे। जब सप्लाई फॉल शॉर्ट ऑफ डिमांड, सिचुएशन जाएगी एक्सेस डिमांड इमर्ज, क्रिएटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। फिर हमारे पास ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट करेगा, जो इंक्रीज हमारी प्रोडक्शन में वो पॉसिबल होएगी तभी एट हायर कॉस्ट, which demotivates the producer to invest in large amount. इससे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगी proportionally to meet the increase in demand, इसलिए सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगी। Then hoardings by traders and speculators during the period of shortage and rise in prices, जो होर्डिंग है हमारी एसेंशियल कमोडिटीज की, हमारे ट्रेडर्स या स्पेकुलेटर्स लगाते हैं, जो जिसका ऑब्जेक्टिव होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में वो क्रिएट करता है आर्टिफिशियल स्कैसिटी ऑफ कमोडिटीज, और ये क्रिएट करती है एक सिचुएशन जहाँ पे एक्सेस डिमांड हो जाती है, पेविंग द वे फॉर फर्दर इन्फ्लेशन। Then we have role of trade unions, we have role of natural calamities, we have war, जैसे वॉर के टाइम पीरियड में जो शॉर्टेज आती है हमारे एसेंशियल गुड्स की, वो क्रिएट करती है प्राइसेस राइज हो जाते हैं। इंटरनेशनल फैक्टर्स जैसे हमारी शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो गया, सर्विसेज होती है, राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट लीडिंग टू इन्फ्लेशन, जैसे हाई प्राइस हो गया हमारे इम्पोर्ट का, या इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट विद इन द कंट्री। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन कोज करते हैं फ्रॉम द सप्लाई साइड। द थर्ड इज रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन। नाउ रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारे इन्फ्लेशन को देखने में। तो कुछ पॉइंट है हमारे पास रिलेटेड टू रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन। अगर पीपल एक्सपेक्ट करते हैं फर्दर राइज इन प्राइस हो, जो करंट एग्रीगेट प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, विच इन टर्न कॉजेज द रेज इन प्राइस, राइट। देन एक्सपेक्टेशन जो है हमारी हायर वेजेस की, हायर सैलरीज की, वो भी प्राइस जो होती है रिलेटेड उनका उससे भी बढ़ जाता है, उससे भी इन्फ्लेशन आ जाता है। एक्सपेक्टेशन होता है कि वेज इंक्रीज होगी, ऑफर इंड्यूस सम बिजनेस हाउसेस टू इंक्रीज द प्राइसेस इवन बिफोर अपवर्ड वेज रिविजन्स आर एक्चुअली मेड। इसलिए बहुत सारे फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्राइसेस को बढ़ने के लिए। फिर आ जाता है हमारा इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज पॉजिटिव साइड ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जो आया उससे क्या इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव साइड पे क्या इफेक्ट पड़ा? सो इट लीड्स टू राइज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इट क्रिएट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज बेटर मिली हमें, इसने एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज किया, जैसे प्रॉफिट बढ़ा तो एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज हो गए कि बिजनेस फील्ड में जाने के लिए। इन्फ्लेशन टैक्स जो है गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कवर द डेफिसिट इन द बजट में रिजोर्ट टू इन्फ्लेशन टैक्स,
फुल यूटिलाइजेशन करा अपने सोर्सेज का लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी एंड इट इज अ नेसेसरी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट. ये एक इनएविटेबल बन जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इनफैक्ट जो इन्फ्लेशन है वो प्रमोट करता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्ट करते हैं इन्फ्लेशन में, इसलिए बोथ ऑफ देम गो टुगेदर. अब प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी इन्फ्लेशन का. अगर हम प्रोडक्शन पे देखें तो लो इन्फ्लेशन रेट स्टिमुलेट करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, डिस्टर्ब करता है वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म को, एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन पे, एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन पे, बिजनेस अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, प्रोडक्शन रिड्यूस करता है, leads to change in the pattern of production, develop a seller market and so on. Now again we have different effects on all other sections of our society, like on distribution and social and political effect, external effect of inflation. Now we'll discuss the measures to control inflation. इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. Now अब हमारे पास एक तो मॉनेटरी मेजर है इसको कंट्रोल करने के लिए. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको? क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज करके, और सीज कर सकते हैं फ्रिक्शन ऑफ करेंसी. देन वी हैव फिस्कल मेजर्स. फिस्कल मेजर्स जो है इससे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को? इंक्रीज कर सकते हैं टैक्सेस को, नए टैक्सेस इम्पोज करके, मिनिमम यूज ऑफ डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, इकोनॉमिक इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेज पब्लिक डेट. डायरेक्ट मेजर्स कैसे ले सकते हैं हम? डायरेक्ट कंट्रोल किया प्राइसेस का, इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनिंग, कंट्रोल ऑफ स्पेकुलेटिव एंड गैम्बलिंग एक्टिविटीज, adopting an appropriate income policy, over evaluation of currency and control of population. Then we have deflation. Deflation क्या होता है? ये opposite है inflation का, as we have already discussed. Deflation is that state of economy where जहाँ पे हमारी value जो है money की वो rise होती है और prices जो है वो fall हो जाते हैं. इसका effect जो होता है हमारी production पे, डिफ्लेशन का एडवर्स इफेक्ट है ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट पे. तो डिमांड गिरती है, प्राइस जो है वो फोर्स मेनी फर्म्स टू क्विट इंडस्ट्री. डिमांड कम होगी, इंडस्ट्री वहां से निकलने करेंगी या फिर काम मतलब पार्शली ऑपरेट करेंगी. वेजेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी, वर्कर्स जो है वो रिट्रेंच हो जाएंगे. डिस्ट्रीब्यूशन पे हम देखें तो जो सैलरीड पर्सन है या वेज अर्नर्स हैं वो उनको बेनिफिट मिलेगा बाय डिफ्लेशन से. प्रोड्यूसर्स, मर्चेंट्स या स्पेकुलेटर्स हैं वो उनको बहुत भारी लॉस होगा. डेटर्स जो है वो उनको भी लॉस होगा, जबकि क्रेडिटर्स को फायदा होगा. मेथड कैसे, क्या मेथड्स है हमारे पास डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के? मॉनेटरी पॉलिसी हम यूज कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन, क्रेडिट क्रिएशन, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसे हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कंट्रोल करके. या फिजिकल पॉलिसी हम यूज कर सकते हैं जिसमें हम डेफिशिएंट फाइनेंसिंग दे सकते हैं, टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, टैक्स कंसेशन दे सकते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर सकते हैं, पे बैक पब्लिक डेब्ट कर सकते हैं, और दूसरे मेजर्स हम यूज कर सकते हैं डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. नाउ देयर आर सम क्वेश्चन फॉर यू. The first is what basically the first is the first question is define inflation, and the second question is explain the causes of inflation. That's all for today's session. Thank you so much. Happy learning.